हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आगास। आज के एपिसोड हम देखने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान में एक पेपर होता है, यानी फर्स्ट पेपर जो है प्राचीन एवं मध्यकालीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। फर्स्ट पेपर का नाम प्राचीन एवं मध्यकालीन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है। इसके अंतर्गत प्लेटो के दार्शनिक राज्य का सिद्धांत का यह वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। पार्ट वाइज है ना, एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बन चुकी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लेटो का दार्शनिक राज्य का क्या सिद्धांत है, आइए इसको विस्तार से हम देखते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है कि आपको अप्रैल से मई में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले प्लेटो का दार्शनिक राज्य का सिद्धांत के अंतर्गत, अच्छा, इसका हम हर एक वीडियो बनाते समय एक बैकग्राउंड बता देते हैं। वह बैकग्राउंड इस वीडियो में भी हम बताने की कोशिश करेंगे, वहाँ से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। मैंने बताया है इसके पहले एक वीडियो में कि प्लेटो जो कुछ भी सोचता है या समझता है या जो कुछ भी बनाना चाहता है, उसका एक ही उद्देश्य है, वो है आदर्श राज्य। आदर्श राज्य की उद्घोषणा या उसका जो है पेश रखने के लिए तमाम प्रकार की वह मतलब मॉडल सेट करता है और सोचता है, विचारता है, यानी कि चीज़ों को एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। और अंत में आप देखेंगे कि वह कुछ नहीं कर पाएगा और लास्ट में चीज़ें मतलब धराशायी हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपने दिमाग में ये बना के रखिएगा कि उसका एक ही उद्देश्य है और वह है, यानी कि प्लेटो का एक ही उद्देश्य है, वह है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। क्यों वह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है? क्योंकि उसके समय में वह अपने मतलब टाइम पीरियड में क्या करता है, यानी कि उसके समकालीन जो है तत्कालीन जो है मतलब परिदृश्य होता है सामाजिक, उसमें बहुत ही वह गलत चीज़ों को देखा रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ पे और अच्छे से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उसको आप देख लेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लेटो का दार्शनिक राज्य का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि प्लेटो कैसे राजा की स्थापना करना चाहता है या कैसा राजा बनाना चाहता है एक स्टेट के लिए। ठीक है, तो प्लेटो दार्शनिक राज्य का सिद्धांत, प्लेटो अपने आदर्श राज्य के शासन के लिए दार्शनिक राजा का उल्लेख करता है। मैंने पहले भी बता चुका है कि आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए वह सब कुछ काम करता है। उसके आदर्श राज्य का आधार स्तंभ जो होता है वह दार्शनिक शासक ही होता है। कौन होता है? दार्शनिक शासक होता है। तो 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, ये यहाँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दार्शनिक शासक ही क्या होता है, उसके आदर्श राज्य का आधार स्तंभ होता है। इसी के संदर्भ में फोस्टर एक विचारक है, उसका कथन है, उसका स्टेटमेंट है कि प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों में दार्शनिक राज्य की अवधारणा सर्वाधिक मौलिक है। यानी कि मौलिक है का मतलब यहाँ पर क्या है, नया है ना, नई अवधारणा लेकर के आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका जो आप कुछ मतलब विद्यार्थियों का, कुछ भाई जो है स्टूडेंट का ये मानना होता है कि हमको स्टेटमेंट याद नहीं होता, तो स्टेटमेंट याद करने का तरीका देखिए, पोस्टर है ना, तो इसको पोस्टर बना दीजिए आप। ठीक है, पोस्टर ऐसे आप कहते हैं ना, पोस्टर लगाना है, तो पोस्टर पे क्या लगाया गया है, एक नया का मतलब मौलिक। क्या है मौलिक? कि भैया यही क्या, राजा की अवधारणा। कौन से राजा की अवधारणा? प्लेटो की अवधारणा। प्लेटो कैसा राजा बनाना चाहता था? एक दार्शनिक राजा बनाना चाहता था। जब आप क्वेश्चन करके किसी भी चीज़ को समझते हैं तो चीज़ें ध्यान में रहती हैं, लेकिन आप अगर रटते हैं तो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। इसलिए मैं कह रहा हूँ पोस्टर है, वह पोस्टर नया है, यानी कि मौलिक है। मौलिक है का मतलब क्यों मौलिक है? क्योंकि वह दार्शनिक राजा है। दार्शनिक राजा है, ये नई अवधारणा है। सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा नई अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? राजा की है। कौन से राजा की है? तो प्लेटो की है। अच्छा, ये किस में है? तो यह राजनीतिक विचारों में है, सीधी सी बात है। अब यहाँ से 2 से 3 आप जो है वर्ड ले लीजिए, एक हो गया पोस्टर, एक हो गया प्लेटो, एक हो गया राजनीतिक विचारक, दार्शनिक राजा, मौलिक। बस इस तरीके से अगर आप मतलब क्वेश्चन करके चीज़ें आपको मतलब याद करनी है तो आसान भी हो जाएंगी और चीज़ें आपको ध्यान में लंबे समय तक भी रह जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया पोस्टर का कथन। पोस्टर के अनुसार, यानी कि पोस्टर के अनुसार ये बातें सामने आई हैं कि यह इसका सर्वाधिक नया जो है राजनीतिक विचार है। ठीक है, तो प्लेटो का अगला जो मतलब विचार होता है, यह बहुत दृढ़ विश्वास होता है कि जब तक शासक दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्यों में सुख शांति की स्थापना नहीं की जा सकती है। यह वह बहुत ही दृढ़ता के साथ मानता है, यानी कि प्लेटो का दृढ़ विश्वास सुख शांति स्थापित नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे। फिर से मैं बताता हूँ, प्लेटो का विचार होता है कि एक जो है शासक क्या होगा, दार्शनिक होना चाहिए, और अगर दार्शनिक नहीं होगा तो क्या होगा, सुख शांति स्थापित नहीं होगी। देखिए मैं उसी सेंटेंस को, उसी स्टेटमेंट को कितने तरीके से घुमा दिया। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था, क्या था
कि वह दार्शनिक शासन अगर नहीं होगा, नहीं स्थापित करेगा, तो उस राज्य में सुख शांति की स्थापना नहीं होगी। इसी को दूसरे तरीके से आप बता सकते हैं कि प्लेटो का मानना होता है या प्लेटो का दृढ़ विश्वास होता है, प्लेटो यह समझता है, जानता है कि जब तक दार्शनिक राजाओं की स्थापना नहीं होगी तब तक राज्य में सुख शांति नहीं होगी। यानी कि नो दार्शनिक राजा बराबर नो सुख शांति। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, दार्शनिक राजा नहीं तो सुख शांति नहीं, राजा नहीं तो शांति नहीं। ठीक है, बस ये होगी बातें आपकी। और जब तक शांति स्थापित नहीं होगी और ना ही तब तक बुराइयों का अंत किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे। तो दार्शनिक राजा नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? सुख शांति नहीं होगी। और क्या नहीं होगा? बुराइयों का अंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको चीज़ें रट जाएंगी। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा तब तक सुख शांति नहीं होगी। और क्या नहीं होगा? बुराइयों का अंत नहीं होगा। उसका अगला विचार होता है कि व्यक्तियों को शासनाधिकार होना चाहिए। व्यक्तियों को यानी कि केवल उन व्यक्तियों को शासनाधिकार होना चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए, यानी जिसमें क्या होता है? विवेक होता है, जिसमें बुद्धि होती है। यानी जिसमें विवेक और बुद्धि की प्रधानता होती है उन्हें ही शासनाधिकार का अधिकार होना चाहिए। यानी उन्हें शासनाधिकार होना चाहिए। शासनाधिकार यानी कि उन्हें ही राजा बनाया जाना चाहिए। किससे राजा बनाया जाना चाहिए? प्लेटो के अनुसार जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर बुद्धि है, इन दोनों की जिसके अंदर खूबी है, प्रधानता है, उसी को राजा बनाना चाहिए। अच्छा, ये कितने स्तंभ होते हैं, यानी राजा बनाने के लिए राजा के कौन कौन से गुण होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके पहले के भी वीडियो हमने बता रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एक वीडियो को पार्ट वाइज आप लोग देखा करिए। जैसे जैसे जिस पार्ट में जो वीडियो आया करे उसी के अकॉर्डिंग देखा करिए, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो 2 से 3 बातें क्लियर हो गई यहाँ पर कि राजा कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर बुद्धि की प्रधानता हो, जिन्हें क्या हो? विस्तृत यानी कि विस्तृत रूप में बहुत ही विस्तारित तरीके से शिक्षण प्रणाली द्वारा शिक्षित किया गया हो। तीसरी बात यहाँ से निकल करके आ रही है कि विशेष शिक्षा प्रणाली के तहत उस राजा को शिक्षित किया गया हो। उसी को प्लेटो क्या बनाना चाहता है? राजा बनाना चाहता है, किंग बनाना चाहता है। प्लेटो के सामने यूनान के राज्यों की बुराइयाँ थी। मैंने पहले भी बताया है कि वह क्यों एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, क्योंकि अपने समय में वह यूनान में तमाम प्रकार की कुरीतियों को देखा रहता है, इसलिए वह एक आदर्श राज्य बनाना चाहता है। इसलिए ये बात यहाँ पर भी स्पष्ट सामने निकल कर आती है। प्लेटो के सामने यूनान में राज्यों की बुराइयाँ थी, इसीलिए। अच्छा, कभी आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया कि भैया क्यों जो है प्लेटो इतना जो है आदर्श राज्य की स्थापना क्यों करना चाहता था, तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिएगा, उसका बैकग्राउंड जो होता है वह यूनान का होता है। यूनान में क्या होता है? वहाँ पे राज मतलब अस्थायी होता है, यानी कि वहाँ पे तमाम प्रकार की बुराइयाँ होती हैं, तमाम प्रकार की कुरीतियाँ होती हैं। ठीक है, इसलिए वह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। उसे विश्वास हो गया था कि संसार में तब तक शांति स्थापित नहीं की जा सकती है जब तक सच्चे दार्शनिक शासक ना बन जाएं। यही क्या था उसके लिए? अरे भाई कहाँ गया? ओहो, हट जा भाई। हाँ, स्वार्थांध, यही उसके स्वार्थांध मतलब कि वह अपना उसका यही स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? कि एक दार्शनिक राजा की स्थापना की जाए। ठीक है, राजनीतिज्ञों के कुशासन और दलबंदी का अंत कर सकते हैं। जितने भी मतलब उस समय के राजनीतिज्ञ थे उनके कुशासन और उनके दलबंदी का अंत अगर कोई कर सकता है तो वह एक दार्शनिक शासक ही कर सकता है। अब मैं इस स्लाइड का, इस पूरे मतलब जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक स्लाइड दिख रही है ना, ये पीपीटी है, तो इसका आप अगर हम निचोड़ बता दें तो सबसे पहले यानी कि सारांश, प्लेटो को दार्शनिक राजा के सिद्धांत के तौर पे अगर आप इसका जो है सारांश निकालेंगे इस स्लाइड का, तो उसका एक ही सारांश है कि प्लेटो दार्शनिक राजा बनाना चाहता है, दार्शनिक शासक बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि वह यूनान में उन चीज़ों को भोगा रहता है, उस चीज़ को मतलब फेस किया रहता है। अच्छा, इसी के संदर्भ में फोस्टर यानी कि एक विचारक हुआ, वह कहता है प्लेटो का जो समस्त राजनीतिक विचारक मतलब विचार हैं उसमें दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है वह ही सर्वोच्च और सर्वाधिक नई अवधारणा है। इसी को बात आगे बढ़ाते हुए प्लेटो का दृढ़ विश्वास होता है कि दार्शनिक राजा का नहीं होगा तो सुख शांति नहीं होगी। ठीक है, और बुराई का अंत भी नहीं हो पाएगा। और इसी चीज़ को वह कहता है कि यह तभी किया जा सकता है जब उसको यानी कि राजा को एक विशेष शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षित किया गया हो, तभी जाकर के हम एक दार्शनिक राजा की अवधारणा को कारगर साबित कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्लेटो बताता है कि राजनीतियों का जो कुशासन है और दलबंदी है उसका अगर अंत करना है
तब जा कर के हमें दार्शनिक शासक को लाना होगा। तो दार्शनिक शासक अगर आएगा तो क्या क्या होगा, राजनीतिज्ञ कुशासन और दलबंदी का अंत होगा, उसी के साथ साथ सुख शांति होगी, बुराइयों का अंत होगा। यही सारी चीज़ें प्लेटो का दृढ़ विश्वास था, यही उसकी मान्यता थी, यही उसका मूल विचार था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं दार्शनिक शासक की व्याख्या। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है दार्शनिक शासक की व्याख्या, तो प्लेटो के मतानुसार यानी प्लेटो के अकॉर्डिंग राज्य रूपी नौका को चलाने के लिए ज्ञानी, कुशल, निस्वार्थी नाविक की आवश्यकता होती है। तो ये जो बात बताई जा रही है कि ज्ञानी, कुशल और निस्वार्थी नाविक की मतलब आवश्यकता होती है, किसके बारे में बात की जा रही है, एक राजा के गुणों की बात की जा रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो शासन को सुचारू रूप से चलाने के योग्य हो, जो आकर्षणों से अविचलित रहे, यानी कि तमाम प्रकार के अट्रैक्शन यानी कि भ्रष्टाचार से दूर रहे, लोभ से दूर रहे, ठीक है, जो यह जानता हो कि वास्तविक सुख क्या है। जैसे कि आज के समय में क्या होता है, अच्छा इन सब चीज़ों को आप मतलब आज के समाज से मतलब तुलना करके भी आज के मतलब लोक सेवक और सिविल सर्विसेज में इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, और यूपीएससी के जीएस पेपर 4th में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब जिनको उसके बारे में थोड़ा सा मतलब जानना होगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें मिल जाएंगे, है ना। आगे आने वाले समय के हम वीडियो में ये बातें बताएंगे यूपीएससी और प्लेटो को लेकर के। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, निस्वार्थी नाविक की जो है आवश्यकता होती है, जो शासन को सुचारू रूप से चलाने के योग्य हो, जो आकर्षणों से अविचलित रहे यानी कि लोभ से दूर रहे, जो यह जानता हो कि वास्तविक सुख क्या है। वास्तविक सुख का मतलब यहाँ से क्या लिया गया है कि समाज की सेवा करना, यही क्या है वास्तविक सुख है, उसी में आनंद आता है। जिसे श्रेष्ठ जीवन का ज्ञान हो, जिसे श्रेष्ठ जीवन का ज्ञान हो का मतलब ये है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा जीवन किसके लिए है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताई जा रही बातें, यानी कि मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष की तरफ ही ले जा रहा है। ऐसा शासक दार्शनिक व्यक्ति ही हो सकता है। तो इसका मैं ये मानना है कि जो विचारक होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वही क्या होते हैं, ऐसे शासक बनाए जा सकते हैं। प्लेटो का मानना होता है कि आत्मा का श्रेष्ठ गुण बुद्धि या विवेक है। जो आत्मा का जो श्रेष्ठ गुण है वह बुद्धि और विवेक होता है, यानी कि आत्मा का मतलब बुद्धि और विवेक, यानी कि आत्मा इक्वल टू बुद्धि और विवेक अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये ध्यान दीजिएगा। बुद्धि या विवेक से संपन्न व्यक्ति के लिए जो शासक बनने का अधिकारी है, विस्तृत शिक्षा योजना रखता है। यह शिक्षा दीक्षा 50 वर्ष की आयु तक चलती है। यही इसका मतलब अभी हम लोग देखेंगे आगे चल करके इसकी नकारात्मक यानी कि इसका जो आलोचना होगी वो यही होगी कि इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है एक राजा बनाने के लिए वह इतनी लंबी है कि लोग मतलब थक जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही शासक पद से विचलित ना हो जाए इसके लिए साम्यवाद की अवधारणा भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले आने वाले वीडियो के। साम्यवाद की अवधारणा की व्यवस्था की जाती है तथा शासक वर्ग को संपत्ति तथा परिवार से अलग ही रख दिया जाता है। यही अच्छा, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, संपत्ति तथा परिवार से अलग रखना, इसका आलोचना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यही चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि मतलब शासक कैसा होना चाहिए, तो संपत्ति तथा परिवार से अलग होना चाहिए। साम्यवाद की अवधारणा होती है, शिक्षा दीक्षा 50 वर्ष की होती है, ठीक है। आत्मा के जो गुण होते हैं बुद्धि और विवेक होता है। तो यही कुछ मतलब आप देखिए हेडिंग अगर आपको पता है तो उसमें कुछ मूलभूत वर्ड होते हैं, वही आपको ध्यान में रखना होता है और उसी को हमको जो है पेपर में छाप देना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो हाँ, हम लोग कहाँ पर थे भैया, संपत्ति तथा परिवार से अलग रखना निषिद्ध किया गया है। प्लेटो दार्शनिक शासक को सर्वाधिक महत्व तथा सर्वोच्च स्थान देता है। वह उसे कानून के बंधनों से मुक्त रखता है, क्योंकि राज्य का संचालन कानून के द्वारा ना होकर, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, कानून के द्वारा ना होकर के दार्शनिक राजा द्वारा होगा, जो केवल अपनी अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी हो। यानी कि यहाँ पे एक राजा को, एक शासक को प्लेटो के द्वारा उसे फ्री कर दिया गया, इतना स्वतंत्र कर दिया गया है कि वह कहता है कि जो हमारा राजा होगा वह केवल अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी होगा और कोई भी बाहरी शक्ति, बाहरी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे कि आज की हमारी जो सरकारें होती हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अब जब उसमें संसद पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, तो उसमें भी मतलब एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो शासक है, वह केवल अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी है। तो उसे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से स्वतंत्रता प्राप्त कर दी गई है। और यही हम आने वाले मतलब स्लाइड में हम देखेंगे इसकी नकारात्मक, इसकी आलोचना के तौर पर। उससे समाज के हित की कल्पना नहीं की जा सकती, समाज के अहित की कल्पना, यहाँ पे ये होगा हित, अहित, ठीक है।
अहित, यानी कि वह हम मतलब प्लेटो इतना ज़्यादा मतलब विचार कर लिया है कि भैया एक राजा जो होगा ना वह कभी भी अहित नहीं कर सकता है, इसलिए जो है उसे हम जो है इतना छूट देती हैं, केवल और केवल वह अपनी अंतःप्रेरणा के प्रति उत्तरदायी होगा, अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी होगा। अच्छा, ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो चुका है, यानी कि वह बहुत ही बड़ा साधु सन्यासी और मतलब परम ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, इसलिए वह कभी भी गलत नहीं कर सकता है। और यही सारी चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे कि इसकी आलोचना होगी कि भैया ऐसा व्यक्ति अगर है तो भगवान हो सकता है, ठीक है, वह क्यों आदमी होगा? तो अगर आदमी है तो वह ज़रूरी मतलब ज़रूर है कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा, जब कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा तो वह किसी के प्रति उत्तरदायी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो वह क्या मतलब उसको वह क्यों अहित नहीं कर सकता है, यहाँ पे ये आप कर लीजिएगा, अहित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, सच्चा ज्ञान मिल गया है, ठीक है। वह समस्त अच्छे गुणों का आधार है, वह बुद्धिमान है, वह विवेक है, प्रेमी है, सर्वद्रष्टा है, ज्ञान है, ज्ञान से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है, वह श्रेष्ठतम गुणों से संपन्न है, विस्तृत और गहन शिक्षा योजना द्वारा शिक्षित है, इसलिए वह किसी का अहित नहीं कर सकता है। हम उसकी यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है भैया। तो ये हो गई इसकी पहली खूबी, यानी दार्शनिक राजा कैसा कैसा होगा, और अगर कैसा होगा तो कैसा उसका मतलब स्थापना करेगा। अब हम बात कर लेते हैं दर्शन और सत्ता का समन्वय, ठीक है। दर्शन और सत्ता का समन्वय। प्लेटो राजनीतिक सत्ता तथा ज्ञान को एक साथ रखना चाहता है। वह सोचता है कि सभी व्यक्ति दार्शनिक नहीं होते हैं, दार्शनिक ज्ञान अत्यल्प व्यक्तियों को ही होता है, यानी जो सच्चा ज्ञान है वह केवल और केवल कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है। यदि वे लोग शासन करेंगे तो उनकी भलाई हो सकती है। दर्शन ही वास्तविक ज्ञान है, इसलिए शासन दार्शनिकों के हाथ में ही रहना चाहिए। तो शासन दार्शनिकों के हाथ में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि उन्हीं को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए प्लेटो क्या कहता है कि भैया दार्शनिक को ही क्या बना दीजिए, राजा बना दीजिए। प्लेटो आगे कहता है कि शासन शिक्षकों से उत्पन्न होता है, ना कि शिक्षा शासन से। ये बात तो सही है, ठीक है। अज्ञानियों के हाथ में शासन से राज्य का विनाश हो जाता है। एक दार्शनिक के गुणों का उल्लेख करते हुए प्लेटो उसे सर्वकाल तथा सर्व सत्यदर्शी मानता है। सर्वकाल और सर्व सत्यदर्शी, हमेशा दूरदर्शी, ठीक है। सत्य की खोज ज्ञान की प्राप्ति में, कहाँ गया भाई, ठीक है, हाँ, सत्य की खोज ज्ञान की प्राप्ति में प्रयासरत रहता है। वह तृष्णा, इच्छा और इंद्रियों द्वारा संचालित नहीं होता है। कौन? दार्शनिक राजा। वह विवेक और बुद्धि प्रधान होता है, मतलब एक जो दार्शनिक राजा होता है उसके अंदर विवेक और बुद्धि की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे मृत्यु का भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह सच्चा ज्ञानी है ना। वह न्याय, सौंदर्य, आत्मसंयम और विवेक पूर्ण होता है। ऐसे ही व्यक्तियों के द्वारा राज्य का शासन होना चाहिए। प्लेटो कहता है कि यानी कि प्लेटो को यह स्वीकार नहीं है कि दार्शनिक शासन के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप या बाधा उपस्थित की जाए, इसलिए वह महाशक्ति संपन्न मानव द्वारा शासित राज्य में कानून को कोई स्थान नहीं देता है। जो सबसे बड़ी इसकी आलोचना की जाएगी वो यही की जाएगी कि यह किसी भी प्रकार के कानून का यहाँ पे बात नहीं करता है प्लेटो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वह कोई भी कानून को स्थान नहीं देता है। कौन? प्लेटो। किसके लिए? दार्शनिक राजा के लिए। दार्शनिक शासक को कानून की सीमाओं में बांधना अनावश्यक और हानिकारक है। कानून को रूढ़िगत होता है, कानून जो होता है वह रूढ़िगत होता है, यानी कि रूढ़ियों में बंधा होता है। सर्वज्ञता तथा शासन संचालन विशेषज्ञों पर थोपना ठीक नहीं है। राजा पर जहाँ कानून का बंधन नहीं है वहाँ वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और ना ही वह उसका समादर करता है, यानी समान तरीके से आदर करता है। नागरिकों को दार्शनिक राजा के समक्ष उसी प्रकार समर्पण कर देना चाहिए जिस प्रकार एक रोगी अपना उपचार बतलाने वाले डॉक्टर के सामने कर देता है। प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक राजा होता है, यानी कि उसके समक्ष जो उसकी प्रजा होती है, यानी कि प्रजा को क्या कह रहा है कि एक रोगी है। प्रजा क्या है? एक रोगी है, और रोगी जो होते हैं वह अपने डॉक्टर के समक्ष जैसे प्रस्तुत करते हैं अपनी चीज़ों को बतलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से प्रजा को भी अपने आप को अपने राजा के समक्ष उसी तरीके से प्रस्तुत कर देना चाहिए, उसी प्रकार से सौंप देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। तो ये हो गई प्लेटो की दूसरी बातें, दर्शन और सत्ता का समन्वय। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरी पेन खो जाती है भाई, हाँ ठीक है। बुद्धि का शासन। अब इसमें प्लेटो बताएगा कि बुद्धि का शासन कैसे होता है।
प्लेटो दार्शनिक राजा के माध्यम से बुद्धि के शासन यानी कि रूल ऑफ इंटेलेक्ट है ना, बुद्धि का मतलब ज्ञान बुद्धि का समर्थन करता है। दार्शनिक राजाओं का शासन न केवल बुद्धि और राजनीतिक शक्ति को मिला देता है जिससे राज्य ग्रसित रहे हैं। प्लेटो शासन का एकाधिकार दार्शनिक राजा को सौंप देता है, यानी कि एकाधिकार यानी कि एक अधिकार और केवल होगा दार्शनिक राजा के हाथों में सौंप देता है। लेकिन उसे इस बात की कल्पना ही नहीं है कि शासन निरंकुश या विकृत हो जाएगा। दार्शनिक राजा विवेक संपन्न है तथा शिक्षा की योजना साम्यवाद की व्यवस्था के बाद उस पर विश्वास किया जा सकता है। साथ ही साथ लिखित कानून और जनमत के प्रभाव से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन संविधान के मौलिक सिद्धांत से मुक्त नहीं हो सकता है। दार्शनिक राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि राज्य संविधान के सिद्धांतों के आधार पर चल रहा है। सच्ची दार्शनिक प्रकृति का शासक इतने नैतिक गुणों से संपन्न होता है कि उसके निरंकुश हो जाने की संभावना ही नहीं होती है। नहीं कि भाई क्या ही बात करें, प्लेटो जो होता है वह इतनी मतलब ज़्यादा ही इसी को, इसीलिए आप मतलब इसके पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि ये कोई विचारक था, उस वही कहा है इसको कि इससे बड़ा कल्पना करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। वही जो है कल्पना में खोया हुआ व्यक्ति लगता है प्लेटो एक। चलिए आगे देते हैं। सच्ची दार्शनिक प्रकृति का शासक इतने नैतिक गुणों से संपन्न होता है कि उसे निरंकुश हो जाने की संभावना नहीं की जा सकती है। बारकर एक विचारक हुआ। बारकर के शब्दों में कहा जा रहा है कि भैया दार्शनिक राजा ऊपर से लादा हुआ या एक दावा मात्र नहीं है, ठीक है, वह उस संपूर्ण पद्धति का तर्कसंगत परिणाम है जिसके ऊपर राज्य की रचना चली है, जिसके ऊपर राज्य की रचना चली है या बनाई गई है। तो ये हो गया बुद्धि का शासन। नेक्स्ट, दार्शनिक राजा के गुण, यानी दार्शनिक राजा के गुण कौन कौन से होते हैं। अब आइए इसको भी देख लेते हैं। सच्चा दार्शनिक होता है, विवेक का प्रतिनिधि होता है, दुर्गुणों से मुक्त होता है। सच्चा दार्शनिक होता है, प्लेटो का तब यह दार्शनिक राजा का जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है वह क्या होता है, सच्चा दार्शनिक होता है। वह विवेक संपन्न होता है, सत्य का पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है, उसे दर्शन का पूर्ण ज्ञान होता है, त्रिकालदर्शी होता है, श्रेष्ठ का ज्ञान रखने वाला होता है, ठीक है। एक सच्चा दार्शनिक विद्वता से प्रेम रखता है, ना कि किसी मत से रखता है। कुल मिलाकर के अच्छा, ठीक है, ये हो गया सच्चा दार्शनिक। दूसरा होता है विवेक का प्रतिनिधि होता है। दार्शनिक राजा विवेक तथा बुद्धि का प्रधान होता है। प्लेटो की मान्यता है कि शासन का आधार विवेक होना चाहिए, उसके अनुसार ज्ञान को ही शासन करने का अधिकार देना चाहिए। विवेक संपन्न व्यक्ति ही शासन चलाने का अधिकारी होता है। दुर्गुणों से मुक्त, यानी कि दार्शनिक जो राजा होता है वह दुर्गुणों से मुक्त होता है। दार्शनिक राजा में दुर्गुण नहीं होने चाहिए, उसे तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। उसमें क्रोध, संकीर्णता, संकीर्णता का मतलब संकुचित विचारधारा वाला, है ना, स्वार्थ, घृणा, द्वेष नहीं होने चाहिए। मैक्सी कहता है कि एक सच्चा दार्शनिक विद्वता से प्रेम रखता है, वह क्रोध, घृणा, संकीर्णता, द्वेष, स्वार्थ से दूर रहता है। उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह त्रिकालदर्शी होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, वह दयावान होता है, सुदृढ़ होता है, न्यायशील होता है, सहनशील होता है, वह सुंदरता रूपों का उपासक होता है, ठीक है। तो ये हो गया दार्शनिक राजा के गुण। पहला सच्चा दार्शनिक, दूसरा विवेक का प्रतिनिधि, तीसरा दुर्गुणों से मुक्त। नेक्स्ट अगला है मौलिक चिंतक, यानी कि नया सोचने वाला। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा एक मौलिक, यहाँ पे मौलिक होगा, ठीक है, एक मौलिक यानी एक नया, वह कोरे सिद्धांतों को विवेक समाज की नियामक शक्ति है। मौलिक वैज्ञानिक चिंतक होने के नाते चिंतक होता है। वह ज्ञान से कार्य रूप में परिणत करता है। अपने माने विचारों को ज्ञान के द्वारा कार्य रूप में परिणत करता है, ठीक है। निर्णय करता है कि जो विवेक द्वारा व्यवस्था की जाए या हुई है वह समूचे राजनीतिक समाज की नियामक शक्ति जो विवेक द्वारा व्यवस्था की स्थापना करता हो। वह विवेक और ज्ञान से निर्णय करता है कि कौन सी बात समाज के लिए हितकारी है। कुल मिलाकर के मौलिक चिंतक के तहत आप यह लिख सकते हैं कि जैसा प्लेटो मानता है कि वह जो का दार्शनिक राजा है वह क्या है, यथार्थ को उपलब्ध हो चुका है, यानी कि सच्चे ज्ञान की जो है जानकार है, सच्चा ज्ञानी है। और उसका वह जो व्यक्तित्व है वह इस प्रकार से है कि अपने विवेक के आधार पर वह समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हैं, जितने भी दलबंदी हैं, जितने भी मतलब गलत चीज़ें हैं उनको वह नकार सकता है या हटा सकता है या ख़त्म कर सकता है अपने निर्णय के तहत। अपने विचारों को
ज्ञान के माध्यम से कार्य रूप में परिणत करके समस्त विकारों को दूर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला है 5वां आत्मसंयमी। भैया जब सच्चा ज्ञान का जो है मतलब सच्चा ज्ञानी है तो वह आत्मसंयमी होगा। ठीक है, प्लेटो का दार्शनिक राज्य आत्मसंयमी है, सहनशील है, सौम्य है, वह तृष्णा से मुक्त है, पूर्ण ज्ञानी है जो सत्य तक पहुंच चुका है। तृष्णा रहित होने के कारण वह निष्पक्षता तथा कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन कर सकता है। तो आत्मसंयमी अगर होगा तो वह क्या क्या होगा, तो वह आत्मसंयमी होने के साथ साथ सहनशील भी होगा, सौम्य भी होगा, तृष्णा होगा। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वह क्या करेगा, उसका जो परिणाम होगा वह निष्पक्ष होगा और कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेगा। सीधी सी बात है। अगला है निरंकुश होगा। प्लेटो के दार्शनिक राजा का शासन या तो एक तंत्र है या कुलीन तंत्र है, लेकिन प्लेटो के विचार दोनों एक ही हैं। बारकर के मत के अनुसार चाहे नाम कुछ भी दिया जाए, दार्शनिक राजा निरंकुश होंगे क्योंकि उन पर कानून का प्रतिबंध नहीं होगा। दार्शनिकों का शासन अत्याचारी शासन होगा, जिसे प्लेटो बुद्धि का शासन कहता है। ठीक है, तो गुण के तौर पर आप इसको भी डाल सकते हैं, है ना। दार्शनिकों का शासन अत्याचारी होगा क्योंकि जिसे प्लेटो बुद्धि का शासन कहता है, क्योंकि वह निरंकुश होगा। ये हो गई बातें प्लेटो के दार्शनिक राजा के गुण। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक शासक की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। प्लेटो दार्शनिक राजा को शासन का एक अधिकार देता है, यानी कि केवल और केवल यही राजा मतलब शासन करेगा, तथा कानून परंपरा तथा जनमत से मुक्त कर देता है, लेकिन संविधान के 4 मौलिक नियमों पर प्रतिबंध लगाता है। वह कहता है, क्या कहता है, पहला, दार्शनिक राजा को राज्य की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए तथा संपन्नता और निर्धनता को विषम नहीं होने देना चाहिए। निर्धनता बढ़ जाने से कला संघर्ष और अपराध बढ़ने लगते हैं। धन से विलास, आलस्य व भोग की प्रीति बढ़ने लगती है। राज्य की एकता समाप्त हो जाती है। दूसरा कहता है कि राजा को राज्य के आकार तथा क्षेत्रफल को भी संतुलित रखना चाहिए। राज्य का आकार इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि सुव्यवस्थित रखना दुष्कर हो जाए, यानी कि इतना भी बड़ा मत कर लो कि भैया तुम संभाल ही ना पाओ। साथ ही साथ आकार का क्षेत्र इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि नागरिकों का भरण पोषण भी ना हो पाए, यानी कि भैया तुम्हारा मतलब कपड़ा इतना भी छोटा ना हो जाए कि तुम्हारा तन ढक ना पाए, और तुम्हारे कपड़े इतने भी नहीं बड़े होने चाहिए कि तुम उसमें ढक जाओ, मतलब संभाल ना पाओ, है ना। तो वही चीज़ है। साड़ी इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, संभली ना, और साड़ी इतनी भी छोटी ना हो कि शरीर दिखने लगे। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो नागरिकों को भरण पोषण ना हो जाए, इतना भी छोटा ना होना चाहिए तुम्हारे राज्य। अगला कहता है दार्शनिक राजा को देखना चाहिए कि राज्य में न्याय के सिद्धांत का भलीभांति तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कार्य करता रहे, अन्य कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यानी पहले के वीडियो हमने ये बताया है कि प्लेटो कहता है कि अपने अपने जो है कर्म के अनुसार अपने अपने जो है क्या कहते हैं कार्य में पारंगत होने के अनुसार ही अपने कार्य को करो, दूसरे के कार्य में दखलंदाजी मत करो। अगर कोई एक आर्मी मैन है तो वह आर्मी मैन ही रहे, वह राजा के कामों में दखलंदाजी ना करे। कोई एक व्यवसायी है तो व्यवसायी ही करे, वह आर्मी के यानी कि सैनिक के कार्यों में दखलंदाजी ना करे। राजा है तो राजा ही करे, वह सैनिक कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसकी कहने का मतलब तात्पर्य यही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथा है दार्शनिक राजा को यह भी देखना चाहिए कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन ना हो। ठीक है, अगर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो जाएगा तो दार्शनिक राजा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि शिक्षा पद्धति परिवर्तन संपूर्ण शासन को बदल देता है। ठीक, तो ये हो गई दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक की सीमाएं। भैया सीमाओं का मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दार्शनिक राजा के शासन की आलोचना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे काल्पनिक सिद्धांत, कोल कल्पना, यानी कि प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या होता है, काल्पनिक होता है। प्लेटो जिन्हें दार्शनिक राजा मानता है, ऐसे मनुष्यों का अस्तित्व ही नहीं है। मैंने अभी कहा था कि भैया प्लेटो इतना ज़्यादा कोल कल्पना कर लिया है कि उसको भगवान ही बना दिया है। किसको, दार्शनिक राजा को। इतिहास में दार्शनिक राजाओं का कोई दृष्टांत नहीं मिलता है, यानी कि इतिहास में कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कोई दार्शनिक राजा कभी मतलब कोई दार्शनिक कभी राजा बना है। ऐसे व्यक्ति जो बुराई विहीन हो, सच्चे ज्ञानी हो, दार्शनिक हो, पहले तो मिलते ही नहीं है। फिर उनकी छांट काट करना कठिन है। फिर यह संभव ही नहीं है कि राज्य की शक्ति उन्हीं तक सीमित रहे। अन्य वर्ग वाले अस्थायी रूप से नीति से वंचित रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर शासन कार्य के लिए दर्शन का ज्ञान आवश्यक तो नहीं है। क्यों, क्योंकि एक राजा को राजनीतिज्ञ होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, कानून को जानने वाला होना चाहिए, अर्थ मतलब पैसा वाला, है ना, मतलब पैसे को समझने वाला, अर्थशास्त्र को समझने वाला, युद्ध का ज्ञानी, युद्ध का कौशली होना चाहिए।
तो ये सब होना चाहिए, न कि वह फला 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 जैसा कि पहले हमने बताया, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला है निरंकुश शासन का पोषक। प्लेटो दार्शनिक राजा का अनुमोदन करके निरंकुश शासन, यानी कि वह कहता है कि भैया प्लेटो जो हमारा दार्शनिक राजा है वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह यथार्थ को समझ चुका है, सत्वदर्शी, ज्ञानदर्शी, त्रिकालदर्शी, फलादर्शी, ढिमकानादर्शी, है ना, तमाम प्रकार की चीज़ों को जान सका है, समझ सका है, और इसलिए वह कभी भी समाज का अहित नहीं कर सकता है, इसलिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह निरंकुश शासन की स्थापना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए उसे प्रथम फासिस्ट कहा गया है। वह जनता को पूरी तरह शासन के अधीन करके एक व्यक्ति को एक ही शासन सत्ता का अधिकार सौंप देता है। वह शासक को कानून, जनमत तथा परंपराओं के बंधन से मुक्त कर देता है। इसे निरंकुश शासन की स्थापना होगी। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर अंकुश ना लगाई जा सके, है ना। अब भाई जरूरी तो नहीं ना जो तुम बता रहे हो वैसा ही राजा हो, वैसा अगर राजा नहीं हुआ तो तुम्हारे का गुड़ का गोबर कर देगा और चौपट कर देगा राजा, मतलब राज्य को। अगला है प्रजातंत्र के प्रतिकूल। ये बात प्रजातंत्र के प्रतिकूल, प्रजातंत्र के प्रतिकूल। अच्छा, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आप जनता की बातों को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जनता के अकॉर्डिंग शासन चलाना, शासन को स्थापित करना। दैट्स कॉल अ डेमोक्रेसी। यानी कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र या जनतंत्र या जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? जनमत, यानी कि जो लोगों का मत है, मतलब ज़्यादातर लोगों के मतों के अनुसार शासन चलाना ही प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है। तो दार्शनिक राज्य का सिद्धांत प्रजातंत्र के प्रतिकूल होता है। प्रजातंत्र को अज्ञानियों का शासन, स्वार्थियों का शासन, भीड़तंत्र, घोड़े गधे को समान समझने वाला स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम एक वर्ग को शासन का सर्वाधिकार दे करके अन्य सभी लोगों को इससे जो है विरक्त नहीं कर सकते हैं। इस सर्वाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गए 1, 2, 3 करके दार्शनिक राजा के शासन की आलोचना के तौर पे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और कौन सी इसकी आलोचना की जा सकती है। तो अगली आलोचना है 4 नंबर की, स्वतंत्रता समानता अधिकारों का हनन होता है। यहाँ पे स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का भी हनन होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, मतलब प्लेटो के विचारों का। प्लेटो शासक को सीमित अधिकार दे करके सबकी स्वतंत्रता का हनन करता है। वह नागरिकों को विचार, भाषण आदि की स्वतंत्रता भी नहीं देता है। उसके लिए शेष जनता भीड़ है जो राजा रूपी गडेरिये के इशारे पर चलेगी। शासन का अधिकार एक वर्ग को देने से समानता का विचार समाप्त हो जाता है। इससे इक्वालिटी का जो विचार होता है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि भैया तुम किसी एक विशेष वर्ग को ही ऐसी चीज़ें दे रहे हो, ऐसा अधिकार दे रहे हो, इसलिए यहाँ पर समानता का उल्लंघन हो रहा है। प्लेटो शासन के विरुद्ध किसी अधिकार का समर्थन ही नहीं करता है। तो ये स्वतंत्रता और समानता का अधिकार का हनन हो गया अकॉर्डिंग दिस। अगला है 5वां, दार्शनिक राजा का पतन हो सकता है। एक भ्रष्ट व्यक्ति को चाहे जितना भी बुद्धिमान क्यों ना बनाया जाए, फिर भी उसे स्वयं बुद्धिमान नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वही गधे को घोड़ा बनाना। दार्शनिक शासक भी एक भौतिक प्राणी है जो गलती कर सकता है। प्लेटो ने गलती ना करने वाले विवेक को गलती करने वाले व्यक्ति से मिला दिया है। बारकर कहता है कि प्लेटो की गलती मस्तिष्क के पृथक्करण करने तथा विवेक के निरंकुश सिद्धांत में ही है, यानी कि वही मस्तिष्क के आधार पर, आत्मा के आधार पर जो बांटा है, मतलब शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और व्यवसायी वर्ग। ठीक है। 6 है, दार्शनिक कुशल शासक नहीं हो सकता है। दार्शनिक कभी भी कुशल शासक नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है ना, असंभव वाली बात हो गई यही। तो दार्शनिक का कुशल शासक होना संभव नहीं है। उसे राजनीति की अपेक्षा गणित और दर्शन का ज्ञान होगा। वह कल्पना में विचरण करने वाला वो व्यक्ति होगा जो कि व्यवहारिक जगत से दूर होगा। वह जनता के रुझान और विचार नहीं जान सकेगा। जो भी एक विचारक हुआ उसका कहना है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक सोचता है या अतीत में इतने पीछे और चला जाता है कि वह वर्तमान की वास्तविकताएं जो होती हैं वह उससे अनभिज्ञ होता है या उससे संबंध नहीं रखता है। तो ये हो गई प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना। लास्ट और सारांश के रूप में हम यह देख सकते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार मात्र और मात्र केवल और कल्पना है, पूरी कल्पना है तथा इसे लोक व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी इस विचार का अपना एक विशेष महत्व है। प्लेटो इन विचारों के माध्यम से सतर्क करता है कि राजनीतिज्ञ यानी कि राजनीतिक शक्ति के प्रयोग केवल
विवेक और बुद्धि से होना चाहिए। वह सतर्क करता है कि बुद्धिमान, ज्ञानवान तथा शिक्षित व्यक्तियों को ही प्रशासनिक अधिकार होना चाहिए। यह विचार वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का एक प्रयास भी है तथा प्रतिपादित भी करता है कि शासक वर्ग स्वार्थों का परित्याग करें, समाज कल्याण का जो है लक्ष्य साधन, मतलब समाज कल्याण का अपना जो है लक्ष्य समझें, अपना उद्देश्य समझें और उसको अपनाएं। शासकों के लिए त्याग और विवेक का संदेश है। बारकर कहता है कि यह कहना सरल है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों का नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो श्याम काल यानी कि शाम को 1 घंटे के लिए रहता है तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है। रिपब्लिक कल्पना का नगर नहीं है, या यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है, या वास्तविक जीवन को मोड़ने या कम प्रभावित करने के लिए है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि भैया प्लेटो जो कुल बता रहा है ना, उसका पालन किया जा सकता है। हालांकि उसके मतलब अनुसार उतना आदर्श राज्य की स्थापना नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक चीज़ों को हम सुधार सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि आज का हमारा संविधान है, और संविधान में एक अनुच्छेद है 36 से 36 से 51 है, ठीक है। क्या है वह DPSP है, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें यही सारी बातें बताई गई हैं। उसमें गांधीवादी विचारधारा है और गांधीवादी विचारधारा है, जैसा कि कुछ ना कुछ मतलब प्लेटो के अकॉर्डिंग लगती है हमें, है ना। तो कोई मिला जुला करके आप प्लेटो को एकदम से नकार भी नहीं सकते हैं। सारांश में आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि प्लेटो को मतलब एकदम से नकारा नहीं जा सकता। उनकी विचारों को, उनकी व्यवस्थाओं को हम आज के शासन और प्रशासनिक जो है गतिविधियों में शामिल करके समाज को एक आदर्श जो है समाज की ओर मोड़ सकते हैं। तो ये रहा आज का यह वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो आई थिंक आधे घंटे की हो गई है, समझ में आई होगी। प्लेटो का जो कोई भी विचार था, जैसा भी विचार था, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सरल तरीके से समझा पाऊँ प्लेटो के विचारों को। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।